नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज अग्रवाल फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से अक्सर दोस्तों परीक्षा में सवाल पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसे हम दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इसमें महात्मा गांधी की प्रमुख भूमिका तो रही ही थी, वो तो लीड रोल में, चूँकि राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी थे, तो इसलिए उन्हीं के विचारों के साथ जो है राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ रहा था और यह व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी उनकी जो भागीदारी थी, उनका जो इन्वॉल्वमेंट था सभी डिसीजंस लेने में, वो महत्वपूर्ण रहा था। ठीक है ना। जैसा कि नाम से ही परिलक्षित हो रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में व्यक्तिगत शब्द मतलब क्या कि इंडिविजुअली आदमी जो है सत्याग्रह करता था, मतलब एक बार में एक आदमी सत्याग्रह करता था। ठीक है ना, ना कि कोई जनुभार बहुत बड़े लोगों की संख्या हो, बहुत बड़ी भीड़ हो ऐसा नहीं था। सत्याग्रह का काम एक बार में एक सत्याग्रही के द्वारा किया जाता था और वो सत्याग्रही कौन होते थे? जिन्हें महात्मा गांधी चुनते थे। महात्मा गांधी के द्वारा चुने गए व्यक्ति जो है वही सत्याग्रह में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है नेतृत्व करता था दोस्तों। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में आज हम बहुत कुछ जानने वाले में हैं, सब कुछ जानने वाले हैं और इससे संबंधित व्यक्ति के बारे में भी सब कुछ जानने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं इस कड़ी में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही हम भूदान आंदोलन, हालांकि वो राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो है 1951 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन उसके बारे में भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। विनोबा भावे के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसके पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था, यह चूँकि जैसा कि पहले भी हमने पिछली क्लास में भी चर्चा किया हुआ है कि 1939 ईस्वी में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहमति लेना, भारतीय संसाधनों का उपयोग करना, इन सब मुद्दों को लेकर के इंग्लैंड के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, अन्य जो भागीदार देश थे द्वितीय विश्व युद्ध के ब्रिटेन वाले पक्ष में, उन सब की तरफ से भारी दबाव था ब्रिटेन के ऊपर कि भाई कैसे भी करके कुछ भी करो, कुछ भी उनको किसी भी प्रकार का झुंझुना उनको थमाना हो थमाओ, लेकिन उनकी सहमति युद्ध में आवश्यक है। भारतीय संसाधन का उपयोग युद्ध में आवश्यक है, युद्ध में मजबूती प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना। तो अंग्रेजों के द्वारा जो है इसी नीति के तहत सबसे पहले क्या किया गया, 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव जो है वह घोषित किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। ठीक है ना। तो हम सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, जितनी इस टॉपिक से संबंधित छोटी बातें हैं या बड़ी बातें हैं, जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उस सब पे हम आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। यह चूँकि हमने गांधी जी के जो संघर्ष का उनका जो तरीका था, राष्ट्रीय आंदोलन को जो लीड कर रहे थे, तो हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है कि वो क्या करते थे, संघर्ष, विराम और फिर संघर्ष, इस नीति का जो है वो पालन करते थे। विराम, संघर्ष, सबसे पहले संघर्ष किए, फिर विराम की अवस्था में गए और फिर संघर्ष किए। ठीक है ना। तो यह व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था, यह महात्मा गांधी के दिमाग की उपज थी और चूंकि जो इंग्लैंड था, ब्रिटेन था, वह द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त था, तो महात्मा गांधी इस समय यह नहीं चाह रहे थे कि कोई बड़ा आंदोलन हो। ठीक है, लेकिन वह विरोध जताना चाह रहे थे, तो इसलिए जो है उन्होंने सीमित स्तर पे, नियंत्रित तरीके से और प्रतीकात्मक रूप से विरोध का रास्ता चुना था, जिसकी परिणति व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में हुई दोस्तों। ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को जानने की जरूरत है। महात्मा गांधी चाहते थे कि जो इंग्लैंड युद्ध लड़ रहा है, ब्रिटेन जो युद्ध लड़ रहा है, उसमें भारतीयों की असहमति को जो है नैतिक रूप से क्या किया जाए, दर्ज किया जाए। ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो है राह चुना था। ठीक है, अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित विचार जो आगे बढ़ा था
उसकी। दोस्तों, मार्च 1940 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था, ठीक है ना। रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1940 ईस्वी में, मार्च 1940 ईस्वी में अधिवेशन आयोजित किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए टॉपिक जब हम पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें परीक्षा में पूछे जाने लायक हैं उसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है और उस पर अच्छे से ध्यान देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। चूँकि हम रामगढ़ अधिवेशन की बात कर रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यह भी जानना चाहिए, अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या उत्तर होगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगा। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार एक कार्यकाल में सबसे लंबे अवधि तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे, ठीक है ना। ये चूँकि जब ये अध्यक्ष बने थे उसी समय पे क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, ठीक है ना। तो ये वर्ष 1940 से लेकर के 1946 तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको जानना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इन्होंने 1923 ईस्वी में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1923 ईस्वी में जो है दिल्ली में हुआ था। इसी समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, ठीक है। उसके बाद जो कांग्रेस का जो अधिवेशन 1940 वाले की हम बात कर रहे हैं, रामगढ़ अधिवेशन, तो इस समय भी अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वर्ष 1940 से लेकर के 46 तक अध्यक्ष कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस प्रकार लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन हुए एक कार्यकाल में? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। यही सब परीक्षा में पूछा जाने वाला है। आगामी परीक्षाओं में आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, इसलिए एक एक चीज़ों को ध्यान से बारीकी से समझने का प्रयास करिए। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों, ये आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे दोस्तों, ठीक है ना। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। और महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगियों में जो है ये शामिल थे, ठीक है ना। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 11 नवंबर को जो है 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, शिक्षा दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मतिथि को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कब? 11 नवंबर को। इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही गुबार ए खातिर की रचना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, ठीक है। पूछा जा सकता है आपसे, गुबार ए खातिर, ठीक है। इसकी रचना जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी दोस्तों। तो ये तो रही जानकारी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, क्योंकि उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछ लिए जाए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को जो है और अधिक स्पष्ट किया गया, ठीक है ना। कांग्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को और स्पष्ट किया गया। ये अलग बात है कि जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है वह पारित कर दिया गया था। और इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष कांग्रेस के थे वो कौन थे?
इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो रावी नदी के तट पर 1929 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। ठीक है, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प पास किया था, पारित किया था। तो चूंकि रामगढ़ अधिवेशन की अगर हम बात करें 1940 वाले अधिवेशन की, तो इस लक्ष्य को, पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को जो है और स्पष्ट किया गया था दोस्तों। ठीक है ना, और स्पष्ट किया गया, और इसके आधार पे जो है आगामी जो कदम होने चाहिए उस पे बढ़ने की जो है बात की गई थी। ठीक है, इसी समय क्या हुआ, क्योंकि युद्ध में समर्थन चाहिए था अंग्रेजों को, ब्रिटेन को, तो उसने क्या किया, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था, रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति का दबाव था, चांग काई शेक का दबाव, जो चीन के राष्ट्रपति थे उनका भी दबाव था ब्रिटेन के ऊपर। तो इन्हीं दबावों में आकर के लिनलिथगो ने भारतीयों के समर्थन का एक दिखावा किया। ठीक है ना, और उसी दिखावे के रूप में अगस्त प्रस्ताव नाम का एक प्लान जो है उसने पेश किया। और यह अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया था दोस्तों, यह अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि अगस्त प्रस्ताव टॉपिक को हमने पूरे सभी इसके अप्रोच और सभी डायमेंशन को जो है एक साथ कवर किया हुआ है, तो इसके लिए एक अलग सेशन आपको दिखेगा पंकज सर के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप बाकी डिटेल को समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, इस समय अगस्त प्रस्ताव को जो जारी किया था किसने, इस समय वाइसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, लेकिन इसमें प्रावधान ऐसे किए गए थे जिसे भारतीयों ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और अन्य जो भारतीय दल थे, अन्य दो संगठन थे, उन सबों ने जो है इसको खारिज कर दिया। अगस्त प्रस्ताव को क्या किया, खारिज कर दिया। ठीक है ना, कांग्रेस ने तो इस अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरीके से जो है अपर्याप्त माना। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया, लेकिन अंग्रेज का जो हठधर्मी रुख था वो बदलने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक है ना, तो इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी को यह जिम्मेदारी दी कि अब आप देखिए कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, ये जिम्मेदारी महात्मा गांधी को दे दी गई। ठीक है, बम्बई प्रस्ताव सितंबर 1940 में पेश किया गया था। इस बम्बई प्रस्ताव के द्वारा गांधी जी को उचित निर्णय लेने के लिए ऑफिशियली अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है ना, उनको कहा गया कि भाई अब आपकी जिम्मेदारी है, आप में हम विश्वास जता रहे हैं और आप जो है आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे यह डिसीजन आप लीजिए, आप जो कहेंगे हम पूरे संगठन के लोग आपके साथ हैं। ठीक है, जब महात्मा गांधी को आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने अपॉइंट कर दिया, ये जिम्मेदारी दे दी कि अब आंदोलन की अगली रूपरेखा जो भी आप जिस तरीके से खाका खींचेंगे हम उस पर आगे बढ़ेंगे, आप तय कीजिए कि आखिर करना क्या है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले वाइसराय से मुलाकात की, लॉर्ड लिनलिथगो से वो मिले। ठीक है, कब मिले, 27 सितंबर को। ठीक है, 27 सितंबर को महात्मा गांधी वाइसराय से मिले और उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला और जैसे अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया वैसे वाइसराय से गांधी जी की मुलाकात भी बिल्कुल असफल हो गई। इसके बाद महात्मा गांधी ने दोस्तों एक व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के समक्ष रखा था। ठीक है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव इसके बाद महात्मा गांधी ने रखा था। ठीक है, महात्मा गांधी स्वभाव से दोस्तों बहुत ही नैतिक व्यक्ति थे। ठीक है ना, बहुत नैतिक व्यक्ति थे। अभी आपको आगे पता चलने वाला है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो महात्मा गांधी ने जब व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा तो 11 अक्टूबर 1940 को जो है कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उसने इस पर विचार किया। ठीक है, 11 अक्टूबर 1940 को इस पर विचार किया कांग्रेस कार्य समिति ने और महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है,
दोस्तों, यह व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था यह कोई सामूहिक जन आंदोलन नहीं था। हमने पहले भी कहा है सेशन के शुरू में कि यह क्या था, कोई सामूहिक जन आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक और चयनात्मक विरोध था जो छोटे स्तर पर किया जाना था, लेकिन यह नैतिक विरोध था, ताकि अंग्रेजों को यह न लगे कि भारतीय अगर चुप्पी साधे हुए हैं, वो चुप हैं, तो इसका मतलब युद्ध की स्वीकृति है, ऐसा वो ना मान बैठे। तो इसी के लिए जो है चयनात्मक और प्रतीकात्मक तरीके से महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की ठानी और उसकी रूपरेखा तैयार किया और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह को लेकर के आगे बढ़े। ठीक है ना। इसमें महात्मा गांधी क्या करते थे, महात्मा गांधी बहुत ही सोच समझ के जो उनके विश्वासी व्यक्ति थे उनको सत्याग्रह के रूप में, सत्याग्रही के रूप में जो है चयन करते थे। ठीक है ना। और महात्मा गांधी खुद चयन करने का, उनके द्वारा चयन किए जाने का एक और कारण था कि वो ऐसे व्यक्ति का चयन करते थे जो अहिंसक रहे। ठीक है ना। जो जिसके भाषणों से, अब चूंकि अकेले ही जाकर के सत्याग्रह करना है तो दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये उस व्यक्ति में, उस सत्याग्रही में यह विशेषता होनी चाहिए कि पुलिस अगर दमन करने के लिए आए तो उसका हिंसक प्रतिरोध ना करे। ठीक है ना। और कुछ ऐसा उल्टा ना कर दे कि जो इनका ध्येय था कि एक प्रतीकात्मक और चयनात्मक विरोध वाली बात जो गांधी जी चाह रहे थे उसका उल्लंघन ना हो। ठीक है ना। वो प्रतीकात्मक विरोध तक ही सीमित रहे। इसलिए महात्मा गांधी सत्याग्रहियों का चुनाव खुद ही करते थे, क्योंकि महात्मा गांधी यह भी नहीं चाहते थे कि किसी भी हाल में जो ब्रिटेन है वो इस युद्ध में कमज़ोर पड़े। ठीक है ना। महात्मा गांधी मतलब किसी भी हाल में ये नहीं चाहते थे कि जर्मनी जीत जाए, नाजीबाद जीत जाए। ठीक है ना। महात्मा गांधी चाहते थे कि इंग्लैंड, चूँकि इंग्लैंड के हम अभी उपनिवेश हैं और इंग्लैंड युद्ध में शामिल है प्रत्यक्ष रूप से, तो जो उसकी युद्ध नीति है, जो जिस तरीके से इंग्लैंड युद्ध लड़ रहा है उसमें किसी प्रकार का खलल ना हो। अगर बड़ा व्यापक जन आंदोलन शुरू कर देते तो निश्चित रूप से जो ब्रिटेन था उसका कंसंट्रेशन उस द्वितीय विश्व युद्ध से हट करके भारत के अंदर होने वाले जन आंदोलनों पे जो है वो फोकस हो जाता। ठीक है ना। तो इसलिए महात्मा गांधी ने इस प्रतीकात्मक और चयनात्मक विरोध के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह को चुना था, जिससे देश में कोई व्यापक उथल पुथल भी ना हो। ठीक है। अभी अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन से निकले ही थे लोग। ठीक है ना। उस समय पुलिस या दमन चक्र लाठी खूब चलाई ही गई थी। तो महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि इस समय जो है फिर से कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाए जिस वजह से अंग्रेजिया लाठी फिर से चले, दमन चक्र चले और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज कमज़ोर पड़े, ब्रिटेन कमज़ोर पड़े। गांधी जी ऐसा भी नहीं चाहते थे। और गांधी ने जो पत्र लिखा था वायसराय को, उसमें उन्होंने स्पष्ट तरीके से लिखा था कि वे हिटलर के और नाजीवाद के बहुत बड़े विरोधी हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चूँकि कांग्रेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक संगठन के तौर पर नेतृत्व कौन कर रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रहा था। तो महात्मा गांधी ने कहा, वायसराय के पत्र में उन्होंने लिखा था कि कोई भी व्यक्ति उतना ही बड़ा, भारतीय की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस संगठन नाजीवाद की उतनी ही बड़ी विरोधी है जितनी बड़ी विरोधी ब्रिटेन है। ठीक है ना। मतलब ब्रिटेन भी विद्रोह जो है उसकी विरोधी है, फांसीवाद की और नाजीवाद की, जर्मनी की। ठीक है ना। और इसलिए तो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रही है। तो भारतीय भी जो हैं वो नाजीवाद की विरोधी हैं। ठीक है ना। लेकिन मध्यम मार्ग का महात्मा गांधी ने चयन किया था। ठीक है ना। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के युद्ध प्रयासों को पूरी तरह ठप नहीं करना चाहते थे, बल्कि एहसास कराना चाहते थे कि इस मोर्चे पे हम भी खड़े हैं। तुम ये मत समझना कि हम चुप हैं, मतलब हमने अपनी सहमति दे दी तुमको युद्ध के लिए कि भारत युद्ध में शामिल है और तुम भारतीय संसाधन को युद्ध में उपयोग करो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो ये महात्मा गांधी बार बार कहते थे कि भारतीयों के चुप्पी को युद्ध के लिए सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार, वो नैतिक समर्थन न मान ले। ठीक है ना। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, मध्यम मार्ग का चयन किया था दोस्तों। ठीक है ना। इसे ध्यान रखेंगे।
जो पत्र महात्मा गांधी ने वायसराय को लिखा था तो उसमें स्पष्ट तरीके से बिंदुवार तरीके से एक एक बातों का जिक्र किया था उन्होंने, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों की इस आपत्ति को युद्ध में उनकी भागीदारी की सीमा तक जो है खींचा नहीं जाना चाहिए। साथ ही महात्मा गांधी ने अपने पत्र में लिखा था कि भारतीय जनता का जो विशाल बहुमत है, एक बड़ी आबादी जो है, वह इस युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है, ठीक है ना, कोई दिलचस्पी नहीं रखता है, बल्कि जो भारतीय आम लोग हैं, जो जनता है, वह नाजीवाद और भारत पर शासन कर रही जो ब्रिटिश सरकार है इसको दोहरी निरंकुशता के रूप में देखती है। मतलब क्या कि हमारे लिए जितनी बुरी अंग्रेजी सरकार है उतनी ही बुरी नाजीवाद और हिटलर भी है, ठीक है ना। तो जो भारतीय की चुप्पी है उसको युद्ध में सहयोग ना समझा जाए, ठीक है ना। ये सभी बिंदु महात्मा गांधी ने अपने पत्र के माध्यम से बहुत ही क्लियर तरीके से बताया था, ठीक है। अब चूंकि हमने पहले भी कहा है सेशन में कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसका केंद्रीय लक्ष्य क्या था, युद्ध विरोधी प्रतीकात्मक असहमति का नैतिक प्रदर्शन। क्या था, युद्ध विरोधी प्रतीकात्मक असहमति का नैतिक प्रदर्शन करना व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो है प्रमुख उद्देश्य था। तो परीक्षा में आपसे स्टेटमेंट बना के इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जो भारतीय महात्मा गांधी की अगर बात करें तो वो दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि भारतीय जनता जो है उसकी शांति का मतलब, अगर वो चुप है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह युद्ध में सहयोग कर रही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत का एक एक नागरिक, भारत का एक एक बच्चा, वो अपनी स्वतंत्रता से जो है किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं है और समझौता नहीं करेगा। लेकिन चूंकि भारतीय सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते हैं, ठीक है ना, तो सत्य और अहिंसा में भारतीय विश्वास रखते हैं, तो इसी को जो है हम व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। अब महात्मा गांधी क्या करते थे, अगर हम इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की कार्य प्रणाली की बात करें तो महात्मा गांधी एक सत्याग्रही को पहले चुनते थे। वो सत्याग्रही क्या करता था, एक पहले से एक पूर्व निर्धारित स्थल होता था, वहाँ पे वो सत्याग्रही जाता था और उस युद्ध के विरोध में भाषण देता था, ठीक है। और भाषण देने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपनी गिरफ्तारी भी देता था। गिरफ्तारी का विरोध नहीं करता था, भाषण देता था युद्ध के विरोध में, ब्रिटेन के विरोध में, और शांतिपूर्वक अपनी गिरफ्तारी दे देता था। अगर चूंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह में एक आदमी, सत्याग्रही कौन है, एक है, भीड़ वहाँ पर नहीं है कि अंग्रेज आएगा और कोई आरोप लगा देगा कि अरे ये लोग तो उत्पात मचा रहा है तो ठीक है लाठी चला दो, ये सब चीज़ तो कोई था ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। ऐसा मौका ही गांधी जी ने अपने रणनीति के तहत अंग्रेजों को इस बार नहीं दिया था, ठीक है ना। तो अगर सत्याग्रही को गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया तो ठीक है, लेकिन अगर सत्याग्रही को गिरफ्तार नहीं किया जाता था तो वो फिर दूसरे स्थान पर जा कर के भी यही कार्य करता था, वहाँ भी ऐसे ही भाषण देता था, ठीक है, और पदयात्रा करते हुए आगे बढ़ता था, ठीक है, और दिल्ली चलो का नारा लगाता था, ठीक है ना। तो इसलिए इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी व्यक्तिगत सत्याग्रह को जाना जाता है। दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो पहला चरण जो प्रारंभ हुआ था सबसे पहले, वो कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ से हुआ था, पवनार आश्रम। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये पवनार आश्रम कहाँ पे है, आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों पे तो ध्यान देते हैं लेकिन छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, और क्या करता है कमीशन, वहीं से सवाल बना देता है, हम गलती करके आ जाते हैं। लगता है कि अरे पेट में तो है, पढ़े थे कहीं पे, लेकिन कन्फ्यूज़न है कि महाराष्ट्र है कि आंध्र प्रदेश है कि कर्नाटक है। तो पवनार आश्रम जो है यह महाराष्ट्र में है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहीं से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को दोस्तों, ठीक है। इसमें चूंकि हमने कहा कि महात्मा गांधी सत्याग्रही का चयन करते थे, ठीक है, और उसके बाद वो व्यक्ति जाकर के सत्याग्रह करता था निर्धारित स्थान पे। तो इसी कड़ी में जो पहला नाम महात्मा गांधी ने चुना था व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान सत्याग्रही के रूप में, वह नाम था आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। इनका पूरा नाम है विनायक नरहरि भावे। एक बार इनके बारे में भी
जानना जरूरी है। इनका पूरा नाम क्या है? विनायक नरहरि भावे। ठीक है। और इनका जन्म जो है दोस्तों, यह महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में गगोदे नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। विनायक नरहरि भावे, आचार्य विनोबा भावे का पूरा नाम है। और इनका जन्म महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में गगोदे नामक स्थान पे हुआ था दोस्तों। ठीक है ना। ये महात्मा गांधी के इतने अधिक प्रिय थे कि महात्मा गांधी के आश्रम में चूंकि बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने वाले जो नेता थे वो रहते थे महात्मा गांधी का आश्रम में। तो विनोबा भावे के बारे में जो है यह कहा जाता था कि यह आश्रम के दुर्लभ रत्न हैं। आश्रम के, महात्मा गांधी के आश्रम के दुर्लभ रत्नों में से एक है। ठीक है ना। यह उपाधि जो है संबोधित किया जाता था विनोबा भावे को दोस्तों। तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से परीक्षा में सवाल सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी ने इनको चुना था, इनको गिरफ्तार किया गया और 3 महीने की सजा दी गई थी। ठीक है ना। कितने महीने की? 3 महीने की सजा विनोबा भावे को दिया गया था। गांधी जी के सत्य अहिंसा की अगर बात करें, सत्य अहिंसा अनुशासन की बात करें, तो विनोबा भावे को इसका प्रतीक माना गया। ठीक है ना। महात्मा टाइप के ये भी आदमी थे, साधु टाइप के व्यक्ति थे ये। ठीक है ना। तो इनको ये भी, और महात्मा गांधी के चूंकि ये अनुयायी थे तो सत्य और अहिंसा का फॉलो जो पालन है वो तो करेंगे ही करेंगे, उसी को ये भी फॉलो करते थे। ठीक है। तो विनायक नरहरि भावे, आचार्य विनोबा भावे का पूरा नाम है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के गगोदे में इनका जन्म हुआ था, इसे याद रखेंगे दोस्तों। और विनोबा भावे का जो नाम है यह कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। अगर सबसे पहले सबसे बड़ी बात अगर करें तो 1951 ईस्वी में 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को विनोबा भावे जो थे, इन्होंने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों। ठीक है ना। क्या किया था? भूदान आंदोलन। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था और कहाँ से किया था? तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक स्थान से। ठीक है। कहाँ से किया था? तेलंगाना के पोचमपल्ली, ध्यान रखेंगे, पोचमपल्ली। हालांकि ये राष्ट्रीय आंदोलन के बाद की घटना है, लेकिन चूंकि हम इनके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो एक साथ ही मेरा ये मंतव्य, देखिए दोस्तों, मेरे सेशन का मेरा टारगेट क्या होता है कि हम उन मैक्सिमम चीज़ों को अपने सेशन के अंदर कवर करें जहाँ से परीक्षा में सवाल बनने की संभावना हो सकती है। ठीक है ना। तो इसलिए हम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो कार्य किया था आचार्य विनोबा भावे ने, उसकी चर्चा हमने किया है दोस्तों। विनोबा भावे जो है यह भूदान आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं भारत में। ठीक है। शुरुआत कहाँ से किया? तेलंगाना के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की जो है पहली बार शुरुआत की गई। और इस भूदान आंदोलन के दौरान क्या किया जाता था दोस्तों? जमींदारों से उनके कुल भूमि का 6वां हिस्सा, 6वां भाग जो था जमीन का, अगर कोई जमींदार है तो उसके पास बहुत सारे जमीन होंगे, तभी तो वो जमींदार हुआ। तो उसके कुल जमीन, कुल भूमि के 6ठे हिस्सों को सार्वजनिक तरीके से जो है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए दान करने की बात की गई थी इस भूदान आंदोलन के द्वारा। ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही यह भूदान आंदोलन धीरे धीरे ग्राम दान की तरफ भी आगे बढ़ा था, जिसमें पूरे ग्राम को जो है सामूहिक स्वामित्व में जो है परिणत करने की भी बात की गई थी दोस्तों।
और विनोबा भावे के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि ये रेमन मैग्सेसे से प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भी थे, ठीक है ना। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे ये। कौन? विनोबा भावे, इसे ध्यान रखेंगे। और यह रेमन मैग्सेसे इन्हें कब मिला था? 1958 ईस्वी में मिला था, जनसेवा के लिए मिला था, ठीक है ना। जनसेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से वर्ष 1958 में इन्हें सम्मानित किया गया था। और विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भी थे दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो वर्ष 1983 में मरणोपरांत जो है इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। भारत रत्न पुरस्कार से मरणोपरांत वर्ष 1983 में इन्हें संबोधित किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि परीक्षा में इससे सवाल पूछ लिए जाए। इसके साथ ही इन्होंने जय जगत का नारा दिया था, ठीक है ना। जय जगत का नारा जो है किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था, इसे ध्यान रखेंगे इनके बारे में। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसीलिए हमने इस सेशन में यहाँ पे जिक्र किया है, ठीक है ना, ताकि आपके पास अधिक से अधिक जानकारी हो। रेमन मैग्सेसे कब मिला? 1958 में मिला। पहले भारतीय व्यक्ति थे जिसे विनोबा भावे जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1983 ईस्वी में मरणोपरांत जो है इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में गगोदे नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था, ठीक है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, ठीक है। इतना ही नहीं, विनोबा भावे जो थे इन्होंने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है ना। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है। कब किया था? 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। कहाँ से किया था? तेलंगाना के पोचमपल्ली से, ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे, जो महात्मा गांधी ने दूसरे व्यक्ति को व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही के रूप में चुना था, वो कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जिनका चयन महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। और इनको 31 अक्टूबर को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों, ठीक है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे प्रमुख सत्याग्रही जो थे वो कौन थे? ब्रह्मदत्त, ठीक है। तीसरे प्रमुख सत्याग्रही के रूप में ब्रह्मदत्त को जाना जाता है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम एक बार इसके दमन की, प्रसार की और गिरफ्तारियों की बात कर लेते हैं। दमन की अगर बात करें तो अंग्रेजी सरकार ने, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था, तो युद्ध काल के सख्त नियमों के तहत जो है प्रेस पे जो है जबरदस्त चोट किया और प्रेस पे कड़ा नियंत्रण लगा दिया था, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने हरिजन बंधु, हरिजन सेवक आदि पत्रिका का जो है प्रकाशन प्रारंभ किया था, ठीक है। जब पुनः समझौता हो गया था अंबेडकर जी के साथ, उसके बाद तो गांधी जी के जो ये हरिजन बंधु और हरिजन सेवक जैसे जो प्रकाशन, जो पत्रिका प्रकाशित करते थे महात्मा गांधी, युद्ध काल के नियमों के तहत, कड़े नियमों के तहत इस प्रेस पे नियंत्रण के अधीन जो है इसको हरिजन बंधु और हरिजन सेवक के प्रकाशन को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो देश के शीर्ष नेता थे, जो विधायक थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। अगर हम कुछ प्रमुख नामों की बात करें तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्यारे लाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल,
प्यारेलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके साथ ही जो कांग्रेस संगठन में जितने भी प्रमुख नेता थे लगभग लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जैसे तत्कालीन समय में क्या था, श्री कृष्ण सिन्हा, ये बिहार में जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, तत्कालीन समय में इसे प्रीमियर भी कहा जाता था, तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। उसके बाद जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जो मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री प्रीमियर रहे थे, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। इतना ही नहीं, जो कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष थे, विभिन्न प्रांतों के जो प्रांतीय अध्यक्ष थे, जैसे पंजाब कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष थे इफ्तिखारुद्दीन को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे जीबी गाडगिल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जीबी गाडगिल को। सरोजिनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू रही थी, इनको भी इस समय गिरफ्तार कर लिया गया। जीबी मावलंकर की अगर बात करें, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अरुणा आसफ अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सत्यवती नाम की एक महिला थी प्रमुख आंदोलनकारी, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों ये जीबी मावलंकर जो थे, ये जब देश आज़ाद हुआ तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। जब देश आज़ाद हुआ था तब जीबी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी बने थे दोस्तों। ठीक है, अरुणा आसफ अली, इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किनको? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारत का पितामह बोला जाता है दोस्तों। और अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी। जब हम भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ रहे होंगे वहाँ पे हम अरुणा आसफ अली के बारे में और विस्तार से जानेंगे, क्योंकि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ग्वालियर टैंक मैदान में बहुत ही वीरता का परिचय दिया था। ठीक है ना, तो इसलिए इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी, भारत की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी बोला जाता है अरुणा आसफ अली को, इसे ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो देश आज़ाद होने के बाद जीबी मावलंकर बने थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, इनको भी व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जो है गिरफ्तार किया गया था और आसफ अली को गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष जो गाडगिल जी थे, जीबी गाडगिल, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार जो है जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस संगठन के अंदर, सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार किया गया था, इन सभी बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार किया गया था। और अगर हम स्रोतों की बात करें तो लगभग व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान 25 से 30 हज़ार सत्याग्रहियों को जो है दोस्तों गिरफ्तार किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है दोस्तों ये अक्टूबर में प्रारंभ हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 को आधिकारिक रूप से। तो यह सत्याग्रह 1940 से लेकर के 1941 तक सक्रियता के साथ चला। ठीक है ना, फिर जनवरी 1942 में जो है, मतलब लगभग 15 महीने तक तो चला, उसके बाद धीरे धीरे इसकी लौ छीन होने लगी, धीमी होने लगी। ठीक है ना, लेकिन यह अगर हम इसके कालक्रम की बात करें, समय की बात करें, तो 1940 से 41 के दौरान जो है एक नियंत्रित आंदोलन के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह को दोस्तों संचालित किया गया था। यह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो था, यह चूंकि बहुत ही तीव्र नहीं था, तरीके से, नियंत्रित तरीके से, चयनात्मक तरीके से, प्रतीकात्मक तरीके से जो है चलाया जा रहा था। ठीक है, उस समय अंग्रेज सरकार के द्वारा कोई राजनीतिक रियायत तो नहीं मिल पाई, सत्ता परिवर्तन कराने में भी यह व्यक्तिगत सत्याग्रह सफल नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन नैतिक और प्रतीकात्मक दृष्टि से इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को पूरी सफलता मिली दोस्तों। ठीक है ना, इस सत्याग्रह ने अंग्रेजों के ऊपर, जो ब्रिटिश सरकार था उसके ऊपर एक गहरा नैतिक दबाव बनाया। ठीक है ना, और दुनिया के सामने जो है यह स्पष्ट कर दिया इस सत्याग्रह ने कि युद्ध के बाद भारत को तो पूर्ण स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी, इससे नीचे तो भाई कोई बात ही नहीं होना है। अब तो हमको चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। अब हम निकल चुके हैं सबसे आगे, डोमिनियन स्टेट, ये सब जो बात है, डोमिनियन स्टेटस, ये सब से हम बहुत आगे निकल चुके हैं।
1929 के लाहौर अधिवेशन में ही हम पूर्ण स्वराज से आगे निकल चुके थे, तभी हमने संकल्प पारित कर लिया था। फिर रामगढ़ अधिवेशन में जो है उसके लक्ष्य को, पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को हमने और बारीकी से एक एक चीज़ को देखा, समझा और अपने रणनीति में जो है शामिल किया दोस्तों। ठीक है ना, यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, यह आंदोलन हालांकि शांतिपूर्ण रहा, धीमा रहा, सीमित तरीके से चलाया गया, लेकिन भारतीय जनता को वैचारिक रूप से इस आंदोलन ने जो है सक्रिय बना कर रखा। मतलब क्या कि कोई भले ही देश के अंदर कोई बड़ा आंदोलन नहीं संचालित हो रहा था इस समय, लेकिन देश के कोने कोने में बच्चे बच्चे को पता था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा है और आज सत्याग्रही अमुक स्थान पे जाके जो है सत्याग्रह कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? पवनार आश्रम से हुई थी, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से हुई थी। तो देश के बच्चे बच्चे को, जन जन को पता था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में गांधी जी आंदोलन चला रहे हैं। भले ही यह प्रतीकात्मक था, यह छोटे स्तर पर चलाया जा रहा था। हालांकि अगर हम गिरफ्तारियों की बात करें तो 25-30 हज़ार लोगों को इस दौरान भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो सबसे बड़ी सफलता अगर हम बात करें तो वो क्या था? वह यह था कि चूंकि लोग सुसुप्त अवस्था में नहीं गए, क्योंकि देश में कोई बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा था, इसलिए देश सुसुप्त अवस्था में नहीं गया, लोग जगे रहे। ठीक है ना, लोगों का सेंस चलता रहा, लोग जागृत हुए, जन जागृत हुए, जागरूकता बढ़ी और इसी आंदोलन जो है सत्याग्रह दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में संचालित किया गया था, उसके लिए एक मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार कर दी थी दोस्तों। तो इसी में इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की सफलता परिलक्षित होती है दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सब पे हमने बहुत ही बारीकी से चर्चा की है। और अगर इस टॉपिक से कमीशन सवाल पूछता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे कोई भी वनडे परीक्षा हो, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, आरपीएससी हो, कोई भी कमीशन अगर इस टॉपिक से सवाल पूछेगा तो उसका उत्तर आज के इस सेशन में ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो आप पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से परीक्षा में आने वाले किसी भी सवाल को आप गर्दा करके आएंगे। तो पूरा सेशन को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। भूदान आंदोलन के बारे में भी तरीके से समझिए। पोचमपल्ली को याद रखेंगे जो वर्तमान तेलंगाना में है, 1951 में 18 अप्रैल को प्रारंभ हुआ था, इसे याद रखेंगे। पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था अब इनको विनोबा भावे को, विनायक नरहरि भावे इनका पूरा नाम था, इसको भी ध्यान रखेंगे। मरणोपरांत 1983 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था विनोबा भावे को, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो परीक्षा में सवाल दोस्तों यहीं से पूछता है। ठीक है ना, भूदान आंदोलन में जमींदारों के कुल भूमि का 6वां हिस्सा उन्होंने निवेदन किया था कि अपने कुल भूमि जो आपके पास है उसका 6वां हिस्सा जो है आप समाज के लिए दान कर दीजिए। तो यह उनकी विशेषता थी। ठीक है ना, जो निश्चित रूप से वर्तमान भारत के लिए भी वो महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। ठीक है ना, यह भूदान आंदोलन था। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक से अगर सवाल पूछे जाएंगे तो उन सबों का उत्तर जो है आज के इस सेशन में है। तो इसे आप बिना स्किप किए हुए पूरे सेशन को देखिए। फिर जल्द ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।